हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के जो हेल्प करेंगे हमें अगली वीडियो में। जो हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हम हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट से, और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले करने वाले हैं हमारे ब्राउज़र में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और उनके ऊपर हम एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, उनको डायनामिक बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो वो सब करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बाकी है, जैसे कि स्ट्रिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और फंक्शंस। शायद इन सब के बारे में आपने पहले सीखा होगा या फिर आपको ये आते भी होंगे। फिर भी मेरा काम है हर चीज़ बेसिक से सिखाना, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि होते हैं इफ एल्स, लूप्स, स्विच स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। और जो तीसरा होता है वो होते हैं लूप्स, जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा फंक्शंस एंड मेथड्स, जो जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और इनको सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स को सीखना। तो स्ट्रिंग्स मैंने पहले भी जब आपको डेटा टाइप्स बताए थे जावास्क्रिप्ट में, तब थोड़ा सा बता दिया था स्ट्रिंग्स के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग्स को, और बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। मतलब अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को जोड़ दें और उनको कोट्स में लिख दें तो वो बन जाती है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स को लिखने के या फिर बनाने के जावास्क्रिप्ट में 2-3 तरीके होते हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट नेम, लेट फर्स्ट नेम, और इसके अंदर हम असाइन करेंगे फर्स्ट नेम। तो इस स्ट्रिंग्स को हम जावास्क्रिप्ट में 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दें, वो बन जाएगा एक स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाए एंड देन फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया यश। इस तरीके से हमने डबल कोट्स के अंदर हमारी स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। वहीं पर एक नेक्स्ट जो तरीका होता है, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लास्ट नेम, और इसके अंदर हम सिंगल कोट्स में भी हमारी जो स्ट्रिंग है उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंगल कोट्स लगाए और उसके अंदर मैंने अपना लास्ट नेम लिख दिया, तब भी ये वैलिड स्ट्रिंग है। एंड देन सिमिलरली जो थर्ड वे होता है स्ट्रिंग लिखने का, तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम लिख देता हूँ। तो उसके लिए आपके टैब के ऊपर जो एक बटन है जिसको हम टिल्ट सिंबल भी बोलते हैं, तो टिल्ट सिंबल वाले बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, एस्केप के जस्ट नीचे जो बटन रहती है टिल्ट, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो ऐसे 2 टिल्ट सिंबल्स आ जाएंगे आपके VS कोड में, और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगी जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यश मेहता, ये हो गया मेरा फुल नेम। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इन सबको कंसोल लॉग करके देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नेम को यहाँ पर लॉग कर देते हैं, देन हम हमारे लास्ट नेम को कर देंगे, एंड देन हम हमारे फुल नेम को लॉग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नेम हमने डबल कोट्स के साथ लिखा था वो भी हो गया है। फिर उसके बाद मेहता जो लिखा था लास्ट नेम सिंगल कोट्स में, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। एंड देन फुल नेम लिखा था हमने टिल्ट सिंबल के साथ, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अगर हम मान लीजिए इनके टाइप देखना चाहें तब भी हम इनके आगे सिर्फ टाइप ऑफ लिख देंगे तो इन सब के टाइप्स आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये सब स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ही आना है। देखिए तो सबके टाइप्स स्ट्रिंग आ गए। और एक और चीज़ है कि जो ये कंसोल लॉग वाला फंक्शन है, अब देखिए यहाँ पर हमें 3 चीज़ लॉग करनी थी, तो हमने 3 बार कंसोल डॉट लॉग लिखा है, ठीक है। ये एक कंसोल एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है, और लॉग एक उसका फंक्शन है कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो फंक्शंस क्या होते हैं अभी हम सीखेंगे, फिर भी आप इसको थोड़ा सा ऐसा याद रख लीजिए कि लॉग एक फंक्शन है, और लॉग के अंदर हम कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स फिर एक नई चीज़ है, लेकिन हम इसमें कितनी भी चीज़ें कंसोल कर सकते हैं कोमा के साथ। तो देखिए करके देखते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कंसोल लॉग किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम अलग अलग तरीके से, अलग अलग लाइन्स में। तो हम क्या करेंगे, एक ही कंसोल लॉग लिखेंगे और तीनों को एक ही साथ इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, एंड देन कोमा करके लिखूंगा लास्ट नेम, एंड देन कोमा करके लिखूंगा फुल नेम। तो जो मेरी तीनों चीज़ें हैं जो मुझे कंसोल करनी थी वो तीनों यहाँ पे लॉग हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं इसके साथ एक कुछ स्ट्रिंग जोड़ना चाहता हूँ जिससे मैं बता दूँ कि ये फर्स्ट नेम है, क्योंकि हमें यूँ तो पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उसको कोमा के साथ सेपरेट कर देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। देन हम फिर से एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगा देंगे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के साथ, एंड देन इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, एंड देन इसको अगर अगेन कॉलन से सेपरेट कर देता हूँ, एंड देन ये हो जाएगा हमारा लास्ट नेम। अब मैं यहाँ पर फिर से एक और स्ट्रिंग लगा देता हूँ, इसमें लिख दूंगा मैं फुल नेम, इसको फिर से कॉलन से सेपरेट कर दूंगा और एक कॉमा लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नेम है वो यश, लास्ट नेम मेहता, एंड देन फुल नेम यश मेहता। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट के साथ हमने लॉग कर दिए। मतलब हम इसमें मल्टीपल जो भी हमें लॉग करना है, मल्टीपल चीज़ें हम इसके अंदर पास कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं हमारी। तो अब और भी चीज़ें आती है, जैसे कि एक और टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। मीन्स अगर हमें मान लीजिए दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है और एक वेरिएबल में असाइन करना है या एक साथ प्रिंट करना है या कहीं पर डिस्प्ले करना है, हमें दो स्ट्रिंग्स मिल रही है और उनको एक साथ डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो मान लीजिए हमारे पास डेटाबेस है और डेटाबेस में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम को अलग स्टोर करते हैं और लास्ट नेम को अलग स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम यूज़र को कहीं पर दिखाते हैं उसका नाम, उसकी प्रोफाइल इमेज के साथ जो उसका नाम दिखाते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ दिखाते हैं। तो उन दोनों को जब हमें वो बैकएंड से मिलेगा तो हमें उसे डिस्प्ले करना पड़ेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ जोड़ के। तो हमें इट मीन्स कि हमें जो दो स्ट्रिंग्स मिल रही है उन दोनों को जोड़ना है और फिर डिस्प्ले करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो वो हम कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं अभी हटा देता हूँ कंसोल लॉग को। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है एंड देन फुल नेम लिया है। अब मान लीजिए हमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो क्यों हम फिर से यहाँ पर फुल नेम में एक और स्ट्रिंग बनाएं और उसमें फिर हमारा फुल नेम लिखें। क्यों ना हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले वेरिएबल्स को ही यूज़ कर लें एंड डायरेक्टली फुल नेम में असाइन कर दें। अगर हमें दो वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ना है स्ट्रिंग वाले को और उसमें कुछ गैप डालना है बीच में या फिर कॉमा डालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ये होगा हमारा पहला तरीका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट नेम एंड देन मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाऊंगा। अब मुझे देना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेस, तो मैं यहाँ पर एक स्पेस छोड़ूंगा स्ट्रिंग के साथ एंड देन यहाँ पर मैं प्लस का सिंबल फिर से लगा के लास्ट नेम लिख दूंगा। तो क्या होगा कि जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है एक स्पेस के साथ फुल नेम के अंदर असाइन हो जाएगा। अब मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ इस फुल नेम को। तो देखिए जैसे हमने कंसोल लॉग किया फुल नेम को, तो जो हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम स्पेस के साथ यहाँ पे लॉग हो चुका है। यस, में पहले से एक स्पेस था इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए अब एक सिंगल स्पेस के साथ फर्स्ट नेम अलग है और लास्ट नेम अलग है। तो इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स को या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन स्ट्रिंग्स को जोड़ा है। देखिए जैसे कि हमारा जो फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया है डबल कोट्स के साथ, तो वो भी एक स्ट्रिंग हुआ। एंड देन हमने एक और स्ट्रिंग जोड़ी जो कि था हमारा लास्ट नेम, वो भी एक स्ट्रिंग है। इस तरीके से हमने तीन स्ट्रिंग्स को प्लस सिंबल के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा ओल्ड वे ऑफ कॉन्कैटिनेशन। मतलब इसको हम जब ES6 जो वेरिएंट है जावास्क्रिप्ट का, जो नया वेरिएंट है, उसके पहले हम इसको यूज़ करते थे। लेकिन जब से जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन लॉन्च हुआ है ES6, तब से हम यूज़ करने लगे हैं टेम्पलेट लिटरल का। तो टेम्पलेट लिटरल एक बहुत ही क्लीन और एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने के लिए। चलिए देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ चुके होंगे कि प्लस सिंबल के साथ हम दो या उससे ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अब हम सीखेंगे टेम्पलेट लिटरल से हम स्ट्रिंग को कैसे जोड़ सकते हैं। तो फिर से हमें टिल्ट सिंबल लगानी है, जो कि हमारे एस्केप की के जस्ट नीचे वाली बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो इसे टिल्ट सिंबल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें लगाना है हमारा डॉलर वाला साइन, फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं इस तरीके से, टिल सिंबल्स के अंदर ही हमें ये करना है। अब जो हमने ये कर्ली ब्रेसेस डॉलर साइन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस दिया है, इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर ट्रीट होने लगेगा। देखिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड देन मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस। तो पिछली बार हमने क्या किया था, प्लस सिंबल के साथ डबल कोट्स में एक स्पेस दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमें वो देने की जरूरत नहीं, हम सिंपली स्पेस दबाएंगे तो हमारा स्पेस आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर एक डॉलर का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और हमें एक और वेरिएबल इसके अंदर डालना है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे लास्ट नेम। तो इस तरीके से देखिए फिर से हमारा जो फुल नेम है वो उसी तरीके से सेम टू सेम जैसे पहले प्रिंट हुआ था वैसे ही अभी भी प्रिंट हो रहा है। और देखिए ये कितना क्लीन लग रहा है, यहाँ पे कुछ प्लस के साइंस नहीं है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले करना है कि माई फुल नेम इज़ दिस, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, उसमें स्पेस छोड़ के लास्ट नेम वाला वेरिएबल यूज़ किया, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से प्रिंट हो रहा है माई फुल नेम इज़ यश मेहता। तो इस तरीके से भी हम हमारी स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। और आजकल हम हमेशा स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए स्टिल सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट लिटरल। तो हम टेम्पलेट लिटरल का ही यूज़ करते हैं, प्लस सिंबल्स का यूज़ नहीं करते किसी भी दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा तरीका है दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का। अब हमारा एक और मेन टॉपिक है स्ट्रिंग्स का, कि जब हमें मान लीजिए स्ट्रिंग के कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स चाहिए। मान लीजिए हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग पास की गई है और उसमें हमें स्टार्टिंग की सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर चाहिए किसी कारण से, ठीक है, तो वो हम कैसे लेंगे वो देखते हैं।
तो स्ट्रिंग्स में क्या होता है, मैंने आपको एरे पढ़ाया था, एरे में इंडेक्सिंग होती है 0 से लेकर जो भी उसकी लेंथ है वहाँ तक, ठीक है। और उसके पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमें मान लीजिए कोई स्ट्रिंग दी हुई है और उसकी लेंथ जाननी है, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस है वही एक स्ट्रिंग होती है। तो ऑफकोर्स है कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतनी ही उसकी लेंथ होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नेम है, अगर हम चाहें उसकी लेंथ निकालना तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम लेंथ, ठीक है, एंड देन कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना फर्स्ट नेम डॉट, यहाँ पे लिखना है मुझे लेंथ, LENGTH लेंथ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे लिखा तो फर्स्ट नेम लेंथ मैंने क्या आ गई 4 आ गई, क्योंकि इसमें हमारे 4 कैरेक्टर्स हमने पास किए, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 4 आ गई। अगर मैं इसमें एक स्पेस भी दूंगा तो वो भी एक कैरेक्टर की तरह यूज होगा, इसीलिए जो इसकी लेंथ है वो देखिए अब 5 हो चुकी है। तो इस तरीके से हम हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं हम स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो हमें फर्स्ट नेम दिया है इसमें से सिर्फ वाई चाहिए या फिर इसका जो पहला कैरेक्टर है वो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसको लिख सकते हैं एंड देन यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके अंदर हम जैसे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे उसी तरीके से हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को भी एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली जो उसका इंडेक्स है पर्टिकुलर कैरेक्टर का वो लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल के साथ। जिस भी इंडेक्स पे वो कैरेक्टर है वो हमें मिल जाएगा। जैसे कि 0th इंडेक्स पे y कैरेक्टर है इसका, तो हमें यहाँ पर y प्रिंट हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पर h चाहिए तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3। तो क्योंकि हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 एंड 3, तो थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पर हमारा h है, इसीलिए हमें यहाँ पर h प्रिंट हुआ मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा इंडेक्स पास कर दूँ जो लेंथ के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 पास कर दिया, तो देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि 6th इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिलेगा ऑफ कोर्स। अब देखिए एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए फुल नेम है, हमने इसको एक स्ट्रिंग बनाया है, हमने लिखा है माई फुल नेम इज़ फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम वट एवर इट इज़। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो इतना है माई फुल नेम इज़ फर्स्ट नेम तक हम एक लाइन में प्रिंट करें एंड जो लास्ट नेम है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें। तो अगर यहाँ पर हम यूज़ करते हमारे डबल कोट्स, एक बार मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता, यहाँ पर मैं लिखता सिंपली फर्स्ट नेम प्लस का साइन लगाता एंड देन यहाँ पे मैं स्पेस देना पड़ता मुझे एंड देन मुझे लिखना पड़ता लास्ट नेम। तो ये जो होता डिस्प्ले ये तो सिंगल लाइन में होता है, इसको मैं कंसोल कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। तो देखिए जो हमारा फुल नेम है वो तो सिंगल लाइन में ही प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा लास्ट नेम है उसको हम नेक्स्ट लाइन में लेके आए। के लिए अगर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ये वाला साइन और उसके साथ हमें लिखना पड़ता है एन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लाइन ब्रेक है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो ओल्ड मेथड है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की उसे यूज़ किया है और हमें यहाँ पर ये अलग से एक सिंबल यूज़ करना पड़ रहा है लाइन ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे टेम्पलेट लिटरल का, मीन्स जो टिल्ट सिंबल है उसका यूज़ करेंगे, तो आपको ये एक्स्ट्रा सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सिंपली नेक्स्ट लाइन में जो भी वेरिएबल आपको डिस्प्ले करना है उसको नेक्स्ट लाइन में ले आइए, तो वो आपका नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होने लगेगा। चलिए करके देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं फिर से हमारे टिल्ट सिंबल लगा दूंगा, मीन्स टेम्पलेट लिटरल लगा दूंगा एंड देन डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके अंदर पास करूंगा अपना पहला वेरिएबल फर्स्ट नेम। एंड अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा लास्ट नेम है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो, तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो जो मेरा बाकी का स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फिर से डॉलर का साइन लगाऊंगा और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगा लास्ट नेम। तो देखिए हमारा जो फुल नेम है वो फिर से सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है, अगली लाइन में जो हमारा लास्ट नेम है वो प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ इंटर प्रेस करके जो हमारा स्टेटमेंट था उसको नेक्स्ट लाइन में हम ले आए। तो इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर हम डॉलर सिंबल के अंदर कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी लिखेंगे उसमें हम कुछ कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करना है, कुछ कंडीशन लिखनी है तो वो भी हम लिख सकते हैं। आगे हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसको और अच्छे से देखेंगे। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग्स के कुछ बेसिक्स जो हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे वाले प्रोजेक्ट्स में। आइए अब देखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंडीशंस, कि हमें, क्योंकि हम कोड लिखते हैं और कोड में हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को समझाते हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जो हमारा कंप्यूटर है वो कुछ काम करता है और हमें उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमें देता है या फिर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होगी। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास कोई टेम्परेचर है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम लिख देंगे हमारे कंप्यूटर में। मान लीजिए टेम्परेचर हमने इसको कुछ पास किया, हम डिफाइन कर देंगे कि मान लीजिए हमारा टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है
तो हम उसको हॉट डे कंसीडर करेंगे। अगर 30 डिग्री से कम है तो हम उसको कोल्ड कंसीडर करेंगे, या फिर 20 और 30 के बीच में टेम्परेचर है, इट मीन्स वो मॉडरेट टेम्परेचर कहलाएगा। और 20 से अगर कम है तो हम उसको बोल देंगे कोल्ड टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमें कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कंडीशंस लिखनी पड़ती है। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करना हो हमें, तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, उन्हें कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली दो तरीके से हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक तो होता है हमारा इफ एल्स, और इफ एल्स को हम अगर टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, है ना, टर्नरी स्टेटमेंट्स उसको हम बोलते हैं बेसिकली। मतलब जो इफ एल्स है उसको हम सिंगल लाइन में लिख देते हैं। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है स्विच स्टेटमेंट्स। तो इन दोनों को ही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इफ एल्स को। तो मान लीजिए हमें यूज़र से कुछ टेम्परेचर पास किया गया है, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं टेम्परेचर के लिए, देखने के लिए कि ये वाला हॉट डे है, ये कोल्ड डे है, या फिर मॉडरेट डे है। हम एक यूज़र से इनपुट लेते हैं किसी भी चीज़ को, किसी टेम्परेचर को। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट टेम्परेचर, और टेम्परेचर में हम असाइन कर देंगे एक वैल्यू। अभी के लिए मैं इसमें 25 असाइन कर देता हूँ। 25 को आप 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर हमें यूजर इनपुट दे रहा है वो 30 से ज़्यादा है तो हम उसको हॉट डे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 देन इट्स अ हॉट डे। तो हमारे पास ये कंडीशन दी है कि अगर हमारा टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो तो उसको हम हॉट डे कंसीडर करेंगे। तो अगर हमें ये आउटपुट करना है, जो भी इनपुट दिएगा यूज़र उसके बेसिस पे हमें आउटपुट करना है कि ये हॉट डे है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम यूज़ करेंगे उसमें इफ़ स्टेटमेंट का। तो हमें लिखना है इफ़, एंड हमें लगाने हैं ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम लिखते हैं जो भी हमारी कंडीशन है वो। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30। अगर हमें हॉट डे प्रिंट करना है तो हमें यही करना पड़ेगा कि अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर है 30 से। तो मैंने आपको बताया था जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो ये हमारी ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर है, और हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है टेम्परेचर। और हमने देखा है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन है 30 से, इफ़ का मतलब अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन है 30 से, और फिर हम इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखेंगे वो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब अगर टेम्परेचर हमारा 30 से ज़्यादा होगा, तब ही जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब चलेगा और वो हमारे प्रोग्राम में आउटपुट होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ console.log द डे इज हॉट। तो मैंने यहाँ पर console.log कर दिया द डे इज हॉट। बट अभी के लिए क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 25 है, और हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर हो 30 से तभी हमें प्रिंट करना है द डे इज हॉट। अभी यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है देखिए, लेकिन जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को 31 करूँगा तो देखिए यहाँ पर प्रिंट होने लगा है द डे इज हॉट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं इफ़ के थ्रू, इफ़ कंडीशन के थ्रू कोई भी कंडीशन को। अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2-3 कंडीशन है। मान लीजिए हमें एक इनपुट पास किया गया है टेम्परेचर, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है यूज़र को। मान लीजिए उसने 25 पास किया है तो हमें उससे बताना है कि द डे इज़ मॉडरेट, और मान लीजिए उसने 10 पास किया है तो हमें उससे बताना है कि द डे इज़ कोल्ड। इस तरीके से हमें कुछ एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम उसमें यूज़ करेंगे इफ एल्स का, इफ एल्स या एल्स इफ का, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स। तो अभी हमारे पास मान लीजिए 2 ही कंडीशन है कि अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर है 30 से तो हमें console.log करना है द डे इज हॉट, अदरवाइज हमारे सारे डेज को हम कोल्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे console.log एल्स के अंदर हमें एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे console.log द डे इज कोल्ड, ठीक है। अब देखिए जैसे ही अभी क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर 31 था और ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है द डे इज हॉट। अदरवाइज अगर मैं इसको 25 कर दूं, ये क्या करेगा प्रोग्राम, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। सबसे पहले इसको चेक करेगा, ये फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही ये फॉल्स होगी तो ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में जो होगा एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर रखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द डे इज कोल्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रिंट हो रहा है द डे इज कोल्ड। तो इस तरीके से जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स है वो काम करते हैं। और एक और चीज़ है, मान लीजिए आपको एक ही लाइन प्रिंट करनी है या फिर एक ही लाइन रिटर्न करनी है आपके इफ स्टेटमेंट के बाद या फिर एल्स स्टेटमेंट के बाद, तो आप अगर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तब भी वो जो आपने पहली लाइन लिखी है उसको कंसिडर करेगा इफ़ के अंदर, और जो आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे उसको इफ़ के बाहर कंसिडर करेगा। मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तो देखिए हमारे एल्स वाले में एरर आने लगी है, क्योंकि एल्स कभी भी इफ़ के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखा है तो उसके जस्ट नीचे ही आपको एल्स लिखना पड़ेगा, पहली चीज़। और अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, इस एल्स को अभी के लिए मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर console.log किया हेलो, और यहाँ पर हमारी ये कंडीशन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, तो console.log द डे इज हॉट, ठीक है। तो अभी देखिए
अगर ये कंसोल लॉग इस इफ़ के अंदर होता तो ये भी प्रिंट नहीं होता हेलो भी, क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी हमारी फॉल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, देखिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ अभी, तो ये दोनों जो लाइन है ये हमारे इफ़ के अंदर कंसिडर हो रही है और अब दोनों ही प्रिंट नहीं हो रही है। अब जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को यहाँ पर 31 चेंज करूँगा तो ये दोनों लाइन्स प्रिंट होने लगेगी। तो इस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सेम चीज़ ट्रू है हमारे एल्स स्टेटमेंट के साथ भी। हम इसमें भी अगर एक सिंगल लाइन दे रहे हैं तो हम उसको बिना ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं। जो पहली लाइन होगी उसको ये उसके अंदर कंसिडर करेगा, जो नेक्स्ट लाइन होगी उसको उसके बाहर कंसिडर करेगा। अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है एल्स के अंदर तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे और उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। और एल्स स्टेटमेंट हमारा इफ़ स्टेटमेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मीन्स अगर मान लीजिए मैं इस इफ़ स्टेटमेंट को सिर्फ कमेंट कर दूं यहाँ से या फिर हटा दूं, देखिए मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया तो हमारे एल्स में यहाँ पर एरर आने लगी है और हमारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं। ये बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। इट मीन्स हमें इफ़ कंडीशन चाहिए ही चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। अब आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास 3 कंडीशन है कि हमें ये भी बताना है कि हमारा डे मॉडरेट है, ठीक है। तो हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ़ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 देन हम प्रिंट करेंगे क्या, द डे इज मॉडरेट, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें लिखना पड़ेगा हॉट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन नहीं लगा सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक और इफ़ लगा दूँ, ठीक है, अभी इस एल्स को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एल्स इफ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। मान लीजिए हमें बताना है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 से बड़ा है तो हमें यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं हम द डे इज़ मॉडरेट। तो देखिए अभी मेरा द डे इज़ हॉट एंड द डे इज़ मॉडरेट दोनों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो 20 से भी बड़ा है एंड 30 से भी बड़ा है, क्योंकि वो 31 है। तो हमें दोनों तो प्रिंट नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि अगर हमारा टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है तो ही हमें ऐसा प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स इफ की कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट द डे इज मॉडरेट अदरवाइज प्रिंट द डे इज हॉट। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 31 है तो हमें प्रिंट हो रहा है द डे इज हॉट। अभी हमारा टेम्परेचर अगर हम इसको कर दें 21, मतलब वो 30 से छोटा होगा, तो हमें यहाँ पर प्रिंट हो रहा है द डे इज मॉडरेट। और एल्स को भी हम अनकमेंट कर देते हैं। एल्स में अगर कोई भी दूसरी कंडीशन हो तो वो बोलेगा द डे इज कोल्ड। मान लीजिए मैं 10 दे दूँ यहाँ पर, मतलब 20 से छोटा, तो द डे इज कोल्ड ये ऐसे दे देगा। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों में इफ एल्स एल्स इफ की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती है। तो आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हम इन कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। और हम यहाँ पर हमारी इफ एल्स में एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। कि मान लीजिए हमें चेक करना है कि हमारा टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में रहे तो हमारा जो डे है वो कोल्ड होगा, ठीक है, या फिर हॉट होगा, सॉरी द डे इज़ हॉट, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रिंट करना है कि अगर हमारा टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में रहे तो हमें ऑफकोर्स 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 25 से एंड हमारा टेम्परेचर लेस देन इक्वल्स टू है हमारे 30 से, तभी हम प्रिंट करेंगे द डे इज़ हॉट, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे उसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड का, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चेक करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 एंड मैंने आपको बताया था हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं अगर हमें दोनों कंडीशंस ट्रू है तो चेक करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 एंड टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल्स टू 30। तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट अब दोनों कंडीशंस चेक करेगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस ही ट्रू नहीं हो रही है कि हमारा टेम्परेचर 25 से बड़ा भी नहीं है और 30 से छोटा और बराबर भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। इसलिए ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ गया एल्स इफ वाली में, और ये देख रहा है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 है तो यहाँ पर भी जो हमारा टेम्परेचर है वो लेस देन है 20 से, क्योंकि वो 10 है, तो वो एल्स में आ जाएगा और प्रिंट कर देगा द डे इज कोल्ड, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस टेम्परेचर को 26 कर दूँ तो देखिए ये 25 और 30 की रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देगा द डे इज़ हॉट, ठीक है। और अब एक और चीज़ है और वाली, ठीक है। तो यहाँ पर और में क्या करेगा, ये एक ही कंडीशन को चेक करेगा। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 ट्रू हो जाएगा या फिर ये दूसरा लेस देन इक्वल्स टू 30 ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा द डे इज़ हॉट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 26 है वो 25 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया द डे इज़ हॉट। और मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ 31, ठीक है। तो 31 हमारे 25 और 30 की रेंज में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये द डे इज़ हॉट प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी जो पहली कंडीशन है हमारी द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, यही ट्रू हो रही है, तो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर और यूज़ किया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, वो सिर्फ इसको चेक करेगा। तो ये जो 31 है ऑफकोर्स 25 से तो बड़ा है, बट 30 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन भले ही फॉल्स हो रही है, बट हमने क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया है और कंडीशन का,
इसलिए यहाँ पर हमें प्रिंट करेगा द डे इज़ हॉट। तो इस तरीके से हम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। आइए अब हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स को। तो टर्नरी ऑपरेटर्स को आप इफ एल्स का एक शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं कि अगर आपको इफ एल्स को एक सिंगल लाइन में लिखना है और क्लीन दिखाना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई छोटी सी कंडीशन लिखनी हो तो हम वहाँ पर इफ एल्स लिखने की बजाय टर्नरी ऑपरेटर में वो कंडीशंस लिख देते हैं। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स ही होता है बट उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। अब वो कैसे हम लिखते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक नंबर लिया है जो यूज़र मान लीजिए आपको पास करता है और आपको लिखना है ऑड या इवन का प्रोग्राम। तो आपको बताना है कि जो नंबर पास किया गया है क्या वो इवन है या फिर वो ऑड है, या फिर यहाँ पर मैं नॉट इवन की जगह लिख देता हूँ इट्स ऑड। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर आपको नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग पास कर दे तो वो भी हम देखते हैं। अभी हम दो ही केस लेके चलते हैं कि यूज़र सिर्फ नंबर ही पास करेगा और मान लीजिए वो नंबर डिवाइड होता है 2 से, मतलब उसका जो रिमाइंडर है अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये मॉड्यूलस का साइन है, आपको मैंने बताया था कि अगर हम नम मॉड्यूलस 2 करेंगे तब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, नम मॉड्यूलस 2 का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। तो वो इवन नंबर हुआ क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है एंड जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है। सिंपल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कंसोल लॉग किया है इट्स इवन। इस इफ कंडीशन के अगर नम परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0 है तो एल्स में हमने कंसोल लॉग किया इट्स ऑड। ठीक है, तो इसी कंडीशन को ये हमने लिखा इफ एल्स में। अगर हमें इसी कंडीशन को लिखना है टर्नरी ऑपरेटर से या फिर शॉर्ट फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसको यहीं पर रखते हैं हम ताकि रेफरेंस के लिए हमारे पास रहे। तो टर्नरी ऑपरेटर्स में 2 चीज़ें होती है यूज़, एक तो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क एंड एक होता है हमारा कॉलन। अब जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप समझ सकते हैं इफ, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लिखते हैं वो इफ के बाद होने वाली चीज़ें होती हैं, और जो कॉलन के बाद चीज़ें हम लिखते हैं वो एल्स के बाद होने वाली चीज़ें होती हैं। मतलब एल्स के अंदर जो हमें करना है वो हम कॉलन के बाद लिखते हैं और इफ के अंदर जो हमें करना है वो हम क्वेश्चन मार्क में लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क के जो पहले हम लिखते हैं वो लिखते हैं कंडीशन, और क्वेश्चन मार्क के बाद हम लिखते हैं जो भी उस कंडीशन के ट्रू होने पे हमें करना है वो। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे इसी प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें प्रिंट करना है कंसोल लॉग इट्स इवन एंड कंसोल लॉग नॉट इट्स ऑड। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे इफ नम परसेंटेज 2 इक्वल्स से 0। ठीक है, सेम टू सेम नम मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल्स 0 है तो हमें क्या करना है, कंसोल लॉग करना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए ये हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम लगाएंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इफ़ की तरह काम करेगा एंड इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे इट्स इवन। ठीक है, एंड अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है तो आपको उसमें एल्स कंडीशन देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने इफ़ लिख लिया और आप एल्स लिखना भूल जाएं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें एरर आ रही है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर जो हमने इफ़ के बाद हमें परफॉर्म करना था टास्क वो हमने कर लिया, इट्स इवेंट हो गया। यहाँ पर इट्स इवेंट की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स इवन एंड एल्स में हमें करना है कि इट्स नॉट इवन या फिर इट्स ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँगा इट्स ऑड। ठीक है, जो हमने कंडीशन लिखी थी इफ़ के अंदर और एल्स के अंदर वही चीज़ हमने यहाँ पर एक लाइन में लिख दी है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। तो देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी नम परसेंटेज 2 इक्वल्स 0 है तो हमें प्रिंट करना है इट्स इवन एल्स। इसको आप एल्स रीड करेंगे हमेशा एंड इसको इफ रीड करेंगे। ठीक है, एंड कंसोल लॉग करेंगे हम इट्स ऑड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये प्रोग्राम सेम टू सेम रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऑड नंबर पास करता हूँ जैसे कि 3 तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इट्स ऑड। तो इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें आपको एल्स इफ कंडीशन लिखनी हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एल्स इफ कंडीशन लिखनी है हमारे टर्नरी ऑपरेटर से तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा नम वेरिएबल है इसके अंदर यूज़र कोई भी टाइप की वैल्यू पास कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो इसमें फॉल्स ट्रू मीन्स बुलियन वैल्यू पास कर दे या फिर इसमें वो स्ट्रिंग पास कर दे। इस तरीके से अगर वो कोई भी डेटा टाइप हमारे नम वेरिएबल में पास कर देगा तब हमें उसको कुछ एरर देनी है। ऑफकोर्स अगर मैं इस 3 की जगह पे यहाँ पर लिख दूँ हेलो तो देखिए क्या होगा, ये हमें देगा इट्स ऑड क्योंकि एल्स कंडीशन तो कुछ चेक नहीं कर रही है ना। अगर हमारा नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 नहीं है तो वो ऑफकोर्स कोई भी कंडीशन हो वो हमें ऑड प्रिंट करके देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नम वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू असाइन हमने करी है वो एक स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसको चेक ही नहीं करना चाहिए कि वो एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। उसको सिर्फ सिंपली एक एरर देनी चाहिए एक नॉर्मल प्रोग्राम को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लिखनी पड़ेगी एल्स इफ कंडीशन। तो अब एल्स इफ को हम कैसे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर से वो देखते हैं। तो अगर आपको इसको इफ एल्स से लिखना पड़ता है तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। हमारा जो इफ है इसको एल्स इफ में बदल देते एंड इसके ऊपर हमें लिखनी पड़ती है इफ कंडीशन, और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि टाइप ऑफ
आपको पता है हम किसी भी वेरिएबल का अगर हमें टाइप निकालना है, डेटा टाइप देखना है, तो हम क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर हम देखते हैं इज नॉट इक्वल्स, इसको हम स्ट्रिंग में देंगे नंबर। अगर जो टाइप है हमारे नम वेरिएबल का अगर वो नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देंगे यहाँ पर इनवैलिड नंबर या फिर इनवैलिड इनपुट, कुछ भी आउटपुट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने नम में हेलो असाइन कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर इनवैलिड नंबर मिल रहा है। जो हमारा नम का टाइप है अभी वो स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई नंबर पास करूँ, जैसे कि मैंने 20 पास किया, तो अभी यहाँ पर हमें इट्स इवन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। एंड देन ये एल्स इफ में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ऑड कंडीशन पास कर दूंगा 3, तो ये चला जाएगा हमारी एल्स वाली कंडीशन में, जो कि है इट्स ऑड। तो इस तरीके से हम एल्स इफ लिख सकते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करके। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब हमें इसी चीज़ को कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर में। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, फिर से हम इसको स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो हम सबसे पहले हमने चेक किया था कि हमारा जो नम है अगर वो नंबर नहीं है तो ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखेंगे हम टाइप ऑफ नम इज नॉट इक्वल्स नंबर, देन मतलब इफ, ये इफ वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब उसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो हम क्वेश्चन मार्क के बाद लिखेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड नंबर। ठीक है, अब हमें इसमें एल्स कंडीशन भी देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एल्स में देंगे। अब यहाँ पर इस एल्स के बाद जो हम लिखेंगे उसको अगर हमें एल्स इफ की तरह ट्रीट करना है तो फिर से हम एक कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ जो है हमारी इवन वाली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन नम %2 अगर 0 है तो ये प्रिंट करे, जो भी प्रिंट करना है वो क्वेश्चन मार्क के बाद करना है हमें। तो हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे इट्स इवन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इट्स इवन, है ना। अब इसके बाद हमें एक एल्स कंडीशन भी देनी पड़ेगी, जो हमारी फाइनल एल्स कंडीशन है उसको हम यहाँ पर देंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग इट्स ऑड। ठीक है, तो अब यही वाली चीज़ जो हमने इफ एल्स एल्स इफ में लिखी थी वो सेम चीज़ हमने टर्नरी ऑपरेटर से लिख दी। हमने क्या करा, पहले एक कंडीशन लिखी ये वाली इफ वाली, ठीक है इतनी, एंड देन हमें एल्स इफ के लिए क्या करा, यहाँ पर हमने कॉलन लगाया, एंड देन हमने कंडीशन लिख दी, फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, एंड उसके अंदर जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना था वो करा, एंड देन लास्ट में हमने जो हमारा फाइनल एल्स है वो लिख दिया। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इतना, ये हमारा ट्रीट हो रहा है एज एन एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको थोड़ा सा इनपुट को चेंज करके। तो देखिए अभी हमारा नम 3 है, मीन्स वो ओड है, तो यहाँ पर हमें प्रिंट हो रहा है इट्स ओड। अगर मैं यहाँ पर इसमें हेलो लिख देता हूँ तो हमारा जो इनवैलिड नंबर है वो प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इनवैलिड नंबर प्रिंट हो रहा है। तो ये है हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। अगर आपको इफ एल्स कंडीशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सिंगल लाइन में लिखना है, तब आप टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके प्रोग्राम में आपके पास बहुत सारे एल्स इफ हैं, मीन्स अगर आपको एल्स इफ यूज़ करना ही है तो बेटर रीडेबिलिटी के लिए आप यूज़ कीजिए इफ एल्स स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर। अगर बेसिकली आपके पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है, इफ कंडीशन है एंड उसके बाद एल्स कंडीशन है, ठीक है, सिर्फ आपके पास 2 ही चीजें करने के लिए, तो आप सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर आती है कि मान लीजिए आपको इस इफ के बाद बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा एंड देन इसके बाद जो भी मेरा चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर लूँगा, मतलब कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो कंडीशन के बाद जो आपको टास्क परफॉर्म करना है अगर वो 1 लाइनर है तभी आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मल्टीपल लाइंस आपको इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखनी है तो आपको बेसिक जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे टर्नरी ऑपरेटर। तो आइए अब हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में स्विच केसेस। तो स्विच केसेस का एक अलग यूज़ केस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूज़र को एक ड्रॉप डाउन दिया है और उसके अंदर आपने डिफाइंड सेट ऑफ डेटा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे टेम्परेचर वाली चीज़ का। तो हमारा यूज़र जानना चाहता है कि जो वो टेम्परेचर दे रहा है क्या वो कोल्ड, हॉट या मॉडरेट है। और हम यूज़र को सिर्फ एक इनपुट बॉक्स नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ड्रॉप डाउन। उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ डिफाइन कर दी है पहले से, जैसे कि यहाँ पर हमने डिफाइन कर दी 25, 30 एंड 10, ठीक है। तो अगर यूज़र चूज़ करेगा 25 तो हम उसे प्रिंट करके देंगे कि द डे इज़ मॉडरेट। अगर उसने चूज़ किया 30 को तो हम उससे प्रिंट कर देंगे द डे इज़ हॉट। और उसने चूज़ किया 10 तो हम उससे प्रिंट कर देंगे द डे इज़ कोल्ड। तो हमारे पास सिर्फ 3 केसेस है और हमें इसके बेसिस पर, इन कंडीशंस के बेसिस पर हमें कुछ आउटपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज़ करे बिना स्विच केसेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लीन होंगे और इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे केसेस हैं, जो हमारी कंडीशंस है वो डिफाइंड है, मतलब रेंज नहीं है इसमें, ये डिफाइंड है कि सिर्फ इतने ही इनपुट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और इनपुट यूज़र नहीं देगा। अगर देता भी है तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, उसमें हम एक बेसिक एरर यूज़र को आउटपुट कर सकते हैं, मतलब यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये देखते हैं स्विच केसेस को हम कैसे लिखते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास सिर्फ 3 केसेस हैं और इसके बेसिस पे हमें प्रिंट करना है कि डे कौन सा है, मतलब डे कैसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखेंगे स्विच, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट्स और हमें जिस भी वेरिएबल को स्विच करना है, मतलब जिस भी वेरिएबल के केसेस हमें देने हैं,
तो उस वेरिएबल का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे कि हमें टेम्परेचर को स्विच करना है तो हम यहाँ पर इसके ब्रैकेट्स में लिख देंगे टेम्परेचर, और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे जो हमारे मल्टीपल केसेस हैं उन्हें। तो जैसे कि हमारा जो पहला केस है वो ये है कि जब हमारा टेम्परेचर 25 हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे केस कीवर्ड, उसके बाद जो हमारा केस है वो लिखेंगे। अभी हमारा केस है 25, ठीक है, एंड हम लगाएंगे कोलन। अब इसके अंदर हम जो भी प्रिंट हमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे console.log द डे इज मॉडरेट, एंड हमें इसको करना पड़ेगा ब्रेक। अगर हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे तो इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो इस पर्टिकुलर केस में ही कंसिडर कर ली जाएगी। तो हम जो भी केस लिख रहे हैं उस केस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे ब्रेक। तो जो हमारा ये पर्टिकुलर केस है 25 वाला, ये ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा अगर केस 25 है तो। अब हम लिखते हैं हमारा जो नेक्स्ट केस है वो, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट केस है वो 30 वाला है। तो मान लीजिए अगर हमारा टेम्परेचर 30 है तो हम यहाँ पर सिंपली 30 के बाद कोलन लगा के लिख देंगे console.log द डे इज हॉट। फिर इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि अगर यूज़र 10 इनपुट दे तो हमें प्रिंट करना है कि द डे इज कोल्ड। तो हम यहाँ पर console.log कर देंगे द डे इज कोल्ड, एंड हमें इसे फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमारा प्रिंट हो रहा है द डे इज़ मॉडरेट। अगर मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा के रखेंगे तो इसके बाद की सारी चीज़ें वो कंसिडर करेगा। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर केस में 30 डिफाइन किया, बट क्योंकि हमने इसको ब्रेक नहीं किया पहले स्टेटमेंट को ही, पहले केस को ही, तो ये नेक्स्ट वाली लाइन भी प्रिंट कर रहा है। इसलिए हमें हमारा जो हर केस है वो हमें ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसे ब्रेक कर दिया तो हमारा सिर्फ प्रिंट होगा द डे इज़ मॉडरेट। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 10 तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देखिए द डे इज़ कोल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 11 दे देता हूँ जो कि हमारे केस में है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट हमें ये वाली चीज़ भी नहीं चाहिए कि हम कुछ भी यूज़र को आउटपुट ही नहीं करें, यूज़र को डिस्प्ले ही नहीं करें, वो तो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा यूज़र को। तो कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो होता है डिफ़ॉल्ट। ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट केस। अगर इन पर्टिकुलर केसेस के अलावा यूज़र कुछ भी इनपुट दे दे, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो भी हम एक डिफ़ॉल्ट कुछ भी आउटपुट करना चाहें अगर, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे console.log, या फिर यहाँ पर हम लिख देंगे इनवैलिड टेम्परेचर, या फिर जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनवैलिड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर 11 पास किया टेम्परेचर की वैल्यू को, तो ये हमें इनवैलिड टेम्परेचर प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम इन तीनों में से कुछ देते तो ये हमें इन तीनों में से जो भी हमने console.log किया है वो देता। तो ये होते हैं हमारे स्विच केसेस। इनको भी आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं और हम यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि हम एक कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम स्विच केसेस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नंबर्स डिफाइन रहेंगे, मतलब कीज़ डिफाइन रहेगी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्विच केसेस का यूज़ कर पाएंगे ऑफ कोर्स। तो अब हम देखते हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप्स होते क्या हैं और अब हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं। तो मान लीजिए हमें दिया गया है एक एरे। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि ये एक एरे है, और एरे के अंदर हमें कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ नेम्स पास की गई है, मतलब हमें उसमें कुछ नेम्स पास किए गए स्टूडेंट्स के, मान लीजिए आप नेम्स को। और आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको प्रिंट करने हैं जो नेम्स है इस एरे के अंदर, उन सबको आपको प्रिंट करना है बेसिकली। तो अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर console.log करेंगे, और आपको पता है कि हम नेम्स में से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं 1 by 1। तो अगर हम 0th एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो हमारा जोन प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो यस प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से हम इस इंडेक्सिंग को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपको खुद से डिफाइन करना पड़ रहा है कि कौन से इंडेक्स का एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए जो इस एरे की लेंथ है वो मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 लेंथ, मतलब इसमें 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट पास की गई है, ठीक है। और अब आपको प्रिंट करने हैं 1000 स्टूडेंट्स के नेम्स आपके कंसोल में, या फिर डिस्प्ले करने हैं आपके ब्राउज़र में जो भी नेम्स दिए हुए हैं आपको वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी इससे वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक एक जाके इंडेक्स प्रिंट करना पड़े उसका, ठीक है, एक एक इंडेक्स लिखना पड़े, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर आते हैं हमारे लूप्स। लूप्स क्या करते हैं, इटरेट करते हैं किसी भी कंडीशन के बेसिस पे किसी भी चीज़ को, और उसके बेसिस पे वो उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है। हमें क्या करना है कि पहले 0th इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना है, फिर फर्स्ट इंडेक्स का प्रिंट करना है, फिर सेकेंड का करना है, फिर थर्ड का करना है। तो जो यहाँ पर हमारा प्रिंट करने वाली चीज़ है वो रिपीटेटिव है, ठीक है, उसको हमें बार बार रिपीट करना है, और तब तक रिपीट करना है जितनी हमारी लेंथ है एरे की,
ये आप समझ गए। अब आपको मैंने बताया था कि अगर हमें इस एरे की लेंथ चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेम्स डॉट लेंथ लिख देंगे, तो जो हमारी एरे की लेंथ है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी एरे की लेंथ है वो 4 है, क्योंकि इसके अंदर 4 आइटम्स पास किए गए हैं। तो जो हमारी एरे की लेंथ है वो हमें 4 मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितनी हमारी एरे की लेंथ है उतनी बार एक एक करके एलिमेंट्स उठाने हैं। मतलब पहले 0th उठाना है, फिर 1th उठाना है, फिर 2nd उठाना है, फिर 3rd उठाना है, ऐसे उठाने और प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप्स का, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे तरीके के लूप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और भी कई तरह के लूप्स होते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में। उनको एक एक करके हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा बेसिक फॉर लूप है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर, ब्रैकेट्स लगाने, और इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको कहाँ से शुरू करना है। दूसरी चीज़ होती है कंडीशन। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन है वो क्या है, 0, मतलब एरे का जो 0th इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। और जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब तक जो हमारी नेम्स डॉट लेंथ है वहाँ तक हमें जाना है। मतलब हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे हम इनिशियलाइजेशन वाली पार्ट में, कि मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया। हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज, अब वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके। अब फॉर लूप में हम कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम वेरिएबल लेंगे उसे हमें अपडेट भी करना पड़ेगा। तो इसकी जो 3rd कंडीशन होती है उसमें हम उस वेरिएबल को बार बार बढ़ाते जाते हैं। तो आपको पता है कि कॉन्स्ट से अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे बढ़ा नहीं पाएंगे, मतलब उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हमें जो हमारा वेरिएबल है वो डिफाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लेट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट, है ना, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंडेक्स। उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा कहाँ से, 0th इंडेक्स से, मेरे एरे के 0th इंडेक्स से। फिर मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। फॉर लूप में सेमीकोलन लगाना जरूरी, क्योंकि आप नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख रहे हैं ना, एक ही लाइन में लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, कंडीशन लिखनी है कि जब तक मेरा इंडेक्स लेस देन है नेम्स डॉट लेंथ से। अब हमने लेस देन क्यों लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखा, या फिर इक्वल्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारे एरे की लेंथ है वो तो आएगी 4, बट हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो ये हमारा 0 एलिमेंट हुआ, ये 1 एलिमेंट हुआ, ये 2nd हुआ, ये 3rd हुआ। तो जो हमारा इंडेक्स है वो तो 3 तक ही जाना है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जब तक हमारा इंडेक्स छोटा हो नेम्स डॉट लेंथ से। अभी यहाँ पर नेम्स डॉट लेंथ क्या है, 4 है, तो जब तक हमारा इंडेक्स 4 से छोटा हो तब तक ये चले, ठीक है। इंडेक्स को हमने शुरू किया 0 से, चलाएंगे कहाँ तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, इंडेक्स लेस देन नेम्स डॉट लेंथ है। एंड देन हम करेंगे इंडेक्स को प्लस प्लस। अब मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जब भी हमें किसी वेरिएबल को 1 से बढ़ाना है तो हम उसके आगे प्लस प्लस लिख देते हैं। इससे क्या होता है, वो इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर यूज़ किया है फॉर लूप का। फॉर लूप क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले ये यहाँ पर आएगा, ये देखिएगा इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, तो पहली बार में इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, मतलब ये 0th एलिमेंट पे जाएगा। अभी हम देखते हैं फिर से, पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट्स, और ये भी जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं वैसे ही चलता है। इसमें अगर आपको एक ही लाइन प्रिंट करनी है, या फिर एक ही लाइन में जो भी आपका कोड है वो एक ही लाइन में आ रहा है, तो आप सिंपली कर्ली ब्रेसेस मत लगाइए, और उसी पर्टिकुलर लाइन में जो भी आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। बट आपको मल्टीपल लाइन्स चाहिए आपके कोड में, मतलब फॉर लूप के अंदर आपको मल्टीपल लाइन्स परफॉर्म करवानी है, तो आपको लगाने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो फॉर लूप के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है, इस एरे में से एक एक नाम निकाल के प्रिंट करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और आपको पता है हम हमारे एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, हम लिखेंगे हमारे एरे का नाम। देखिए अभी मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग किया नेम्स, वैसे ही जो मेरा एरे है वो 4 बार प्रिंट हो गया है, देखिए, क्योंकि हमने इस लूप को चलाया 0 से और लेस देन करा नेम्स डॉट लेंथ से, मतलब 3 बार चलाएंगे, और हर बार इंडेक्स को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो पहली बार में क्या होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, इस पूरे को प्रिंट कर देगा। फिर ये चेक करेगा क्या जो हमारा अभी करंट इंडेक्स है क्या वो लेस देन है नेम्स डॉट लेंथ से, तो हाँ वो छोटा है अभी, क्योंकि अभी 0 ही है इसकी वैल्यू, ठीक है। वो आएगा यहाँ पर, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। एंड वो क्या कर देगा, इंडेक्स को प्लस प्लस, ठीक है। तो हम अभी हमारा इस कंडीशन पे इंडेक्स क्या हो गया है, 1 हो गया है। फिर वो यहाँ पे आएगा, कंडीशन देखेगा कि इंडेक्स छोटा है नेम्स डॉट लेंथ से, हाँ है, क्योंकि अभी इंडेक्स 1 है। फिर वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देगा, इंडेक्स हो जाएगा 2, एंड देन वो इस लाइन में आएगा, प्रिंट कर देगा नेम्स वाले एरे को। तो उसने यहाँ पर सेकेंड टाइम हमारे एरे को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर उसने प्लस प्लस किया था, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई थी। तो अभी फिर से देखिएगा कि इंडेक्स लेस देन है 4 से, मतलब नेम्स डॉट लेंथ से, तो हाँ अब क्योंकि अभी इंडेक्स 2 है तो ऑफकोर्स लेस देन है। फिर वो कर देगा इंडेक्स को प्लस प्लस, मतलब इंडेक्स हो जाएगा 3, ठीक है। एंड वो नेम्स को लॉक कर देगा, तो तीसरी बार जो हमारा एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा जो इंडेक्स है वो हो गया है 3,
ठीक है। अभी 3 भी हमारा छोटा है नेम्स डॉट लेंथ से, क्योंकि नेम्स डॉट लेंथ तो 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वो इंडेक्स को कर देगा प्लस प्लस, मीन्स इंडेक्स हो जाएगा 4, एंड वो प्रिंट कर देगा नेम्स को, तो नेम्स चौथी बार हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब वो फिर से आएगा यहाँ पर चेक करेगा क्या इंडेक्स हमारा छोटा है नेम्स डॉट लेंथ से, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारा इंडेक्स है वो हो गया है 4, तो वो तो छोटा नहीं है 4 नेम्स डॉट लेंथ जो कि 4 है, वो तो बराबर है 4 के, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, और अब ये लूप हमारा रुक जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और इस लाइन पे वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा लूप है वो चलता है। लूप मतलब घूमना, मतलब गोल गोल घूमना, ठीक है। तो लूप बेसिकली गोल गोल घूमता है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। अभी हमने इस एरे को 4 बार प्रिंट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि इस एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके हम प्रिंट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी इंडेक्स की वैल्यू भी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको लेके भी जा रहे हैं जहाँ तक हमारी लेंथ है एरे की, तो हम सिंपली यहाँ पर हमारे इंडेक्स वाले वेरिएबल को ही यूज़ कर सकते हैं ना। क्योंकि देखिए पहली बार में एरे इंडेक्स की वैल्यू 0 रहेगी तो वो जोन को प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम में 1 होगी तो वो यश को प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम में 2 होगी तो विनय को प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम में 3 होगी तो वो हर्ष को प्रिंट कर देगा, एंड जब 4 होगी तो ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो वो इस लाइन में ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं हमारे फॉर लूप को। ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। इसके अंदर आप बहुत सारी इफ एल्स कंडीशंस भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो गया है। अब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के सिंटेक्स में आपको बेसिक सिखा रहा हूँ और हम इसमें बेसिकली अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर लूप के अंदर बहुत सारा कोड अभी नहीं लिखेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा और हम इसका एक्चुअल यूज़ करेंगे फॉर लूप का। अब जो नेक्स्ट लूप होता है हमारा वो होता है वाइल लूप। वाइल लूप बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही होता है, लेकिन वाइल लूप का मेन काम होता है जब हमारी मतलब कंडीशन डिफाइन नहीं है, जो हमारी इटरेशन से किसी भी चीज़ के जो हमारा लूप है उसके इटरेशन डिफाइन नहीं है, मतलब वो जो हमारे अंदर हम लूप के अंदर कंडीशन लिख रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे इटरेशंस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं हमारे वाइल लूप को। क्योंकि फॉर लूप में तो हमें इनिशियली ही जो हमारी कंडीशन है वो देनी पड़ती है और इटरेशन को भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम वाइल, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर एक कंडीशन लिख देंगे कि जब तक, मतलब अभी के लिए हमारा क्या है इंडेक्स है, जब तक हमारा इंडेक्स नेम्स डॉट लेंथ से छोटा है। बट यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने इस फॉर लूप के अंदर हमारा इंडेक्स डिफाइन किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से हमारे इंडेक्स को डिफाइन कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करेंगे हम 0 से। हम यहाँ पर देखेंगे वाइल इंडेक्स इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। देखिए हमने उस फॉर लूप को ही वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया किसी भी वेरिएबल का, फिर उस वेरिएबल के लिए एक कंडीशन दी जो होगी हमारी वाइल लूप के ब्रैकेट्स में आएगी, ठीक है। इसके अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं कि जब तक हमारा इंडेक्स लेस देन है नेम्स डॉट लेंथ से। अब हमें प्रिंट करने हैं हमारे नेम्स को, तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे नेम्स डॉट लेंथ। देखिए अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स को बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखते हैं। इस फॉर लूप के लिए इस फॉर लूप को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए अभी मेरा जो ब्राउजर है वो हैंग हो गया है, आप देख सकते हैं कि वो हैंग हो गया, वो घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है, उसमें कुछ भी प्रिंट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो वाइल लूप है ना ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसमें कुछ, इसको कुछ रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने इंडेक्स को 0 से स्टार्ट किया। अब वाइल क्या है, जब तक इंडेक्स लेस देन है नेम्स डॉट लेंथ से, तो इंडेक्स तो ऑफकोर्स लेस देन ही रहेगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू 0 रहेगी, है ना। तो उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली इंडेक्स प्लस प्लस, तो जो हमारा इंडेक्स है वो अब बढ़ता जाएगा। अब देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मुझे अपना ब्राउजर क्लोज करके ओपन करना पड़ा, क्योंकि वो हैंग हो गया था, क्योंकि ये जो वाइल लूप है ये इनफाइनाइटली चल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ इसका कुछ इंक्रीमेंट नहीं दिया था और इंडेक्स तो हमेशा 0 ही था, तो ये चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। अब मैंने यहाँ पर गलती से नेम्स डॉट लेंथ प्रिंट किया है, मुझे प्रिंट करना है जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको, तो मैं यहाँ पर सिंपली इंडेक्स लिख दूंगा, नेम्स एट इंडेक्स। तो देखिए जो हमारे चारों एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, नेम्स वाले एरे के अंदर, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। ये होता है हमारा वाइल लूप। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है जब आपकी कंडीशंस किसी, जब जो आपका इंक्रीमेंट है वो आपकी किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तब आप वाइल लूप का यूज़ करते हैं बेसिकली। ये हो गया हमारा वाइल लूप। इसके बेसिक सिंटेक्स अभी हम देख रहे हैं, इनका मेन यूज़ केस हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब देखेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है डू वाइल लूप। देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स इस तरीके से होता है, आपको लिखना पड़ता है डू, ब्रैकेट्स लगाएं, इसके अंदर जो भी आपको लिखना है, जो भी प्रिंट करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कीजिए, एंड उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर वाइल, और वाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारी कंडीशन होगी वो यही होगी कि जब तक हमारा इंडेक्स छोटा हो हमारे नेम्स डॉट लेंथ से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इस इंडेक्स को मैं अभी के लिए रहने देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। ये क्या करता है, सबसे पहले डू में आएगा और जो भी इसके अंदर लिखा होगा उसे ये परफॉर्म कर देगा। ये इस कंडीशन पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन से इसको कोई मतलब नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, पहली बार में ये
डू वाला जो स्टेटमेंट है चलेगा ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो जाएगा वाइल में, फिर चेक करेगा, फिर अगेन वो डू में आएगा, मतलब पहले करेगा फिर देखेगा कि जब तक। तो देखिए अब यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ console.log नेम्स एट इंडेक्स, ठीक है। तो अभी हमने इंडेक्स की वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है, तो पहली बार में ही आएगा बिना कोई कंडीशन चेक करे, ये जो नेम सेट पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको प्रिंट करेगा ही सही, ठीक है। एंड देन ये चेक करेगा कि इंडेक्स इज लेस देन है नम्स डॉट लेंथ से, ठीक है। इसको रन करते हैं एंड इस डू में हमें इंडेक्स को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये फिर से इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। देखिए फिर से हमारे इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। तो देखिए अभी भी जो हमारे चारों एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो रहे हैं डू वाइल लूप की हेल्प से, बट यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए हमारी इंडेक्स की वैल्यू जो हमारी एरे की लेंथ है उससे ज़्यादा दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 दे दी, ठीक है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होएगा, क्योंकि ये जो डू वाइल लूप है उसमें से जो डू वाला स्टेटमेंट है सबसे पहले चलता है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं एरे का फिफ्थ इंडेक्स का जो एलिमेंट है उससे, बट एरे के 5th इंडेक्स पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यही चीज़ करूँ हमारे वाइल लूप के साथ तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वाइल लूप में पहले हम कंडीशन चेक करते हैं एंड देन कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, बट डू वाइल लूप में क्या करते हैं, पहले हम टास्क परफॉर्म करते हैं एंड देन हम कंडीशन चेक करते हैं। तो ये डू वाइल लूप का भी कभी कभी यूज आता है, इसका बहुत कम यूज आता है, फिर भी इसका सिंटेक्स जानना और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब जावास्क्रिप्ट में एक और लूप होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर इन लूप। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक एरे है, ठीक है, और उस एरे में आपको इटरेट करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने फॉर लूप लिखा था, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिफाइन किया था, उसको इनिशियलाइज किया था 0 से एंड उसको हम लेके गए थे नेम्स डॉट लेंथ से, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी है और सिर्फ आपको पता है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है आपको वही उनको ही एक्सेस करना है और उतनी बार ही जो टास्क है वो परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट इंडेक्स, इसको मैं बोल देता हूँ अभी के लिए, जो हमारा ऊपर इंडेक्स है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ लेट इंडेक्स इन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हमारे जो एरे का नाम है वो, तो अभी एरे का नाम क्या है, नेम्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम्स। तो ये जो इंडेक्स है ये मेरे को क्या करेगा, जो एरे के एलिमेंट्स है उनको ला के दे देगा। देखिए मैं प्रिंट करता हूँ console.log इंडेक्स। तो अभी इंडेक्स क्या हो रहा है, हमारा जो 0 1 2 3 जो इसके इंडेक्सेस है वो इसने ला के दे दिया हमको ऑटोमेटिक, हमने कोई प्लस प्लस नहीं किया, कोई इसको इनिशियलाइज भी नहीं किया, ठीक है। या फिर मैं इसको इंडेक्स की जगह एलिमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगा तब भी हमारा 0 1 2 3 वो जो भी है वो प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है जो हमें हर इंडेक्स के लिए चला के देगा। तो देखिए अभी मैं इसको सिंपली यहाँ पर इंडेक्स दे देता हूँ एंड अब मैं फिर से यहाँ पे नेम सेट इंडेक्स प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो जो हमारे नेम से इंडेक्स के अंदर, जो हमारे नेम से इस एरे के अंदर वो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, उसी तरीके से जैसे हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप से किया था। तो इस तरीके से भी हम एरे के ऊपर इटरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर इन लूप। एक फॉर ईच लूप भी होता है, वो तो फॉर ईच फंक्शन होता है, वो कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, बट ये बेसिक हमारे लूप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इटरेट करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को बार बार परफॉर्म करनी हो, कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना हो, तो वो सब कर सकते हैं हम इन सब लूप्स की हेल्प से। तो ये होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के लूप्स। अब हम देखेंगे फंक्शंस। तो आइए अब हम देखते हैं फंक्शंस को। तो फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमें हमारे बिग चंक ऑफ कोड को या फिर जो हमें चीज़ रिपीट करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं फंक्शंस, जो कि छोटे छोटे ब्लॉक्स हो जाते हैं हमारे कोड के, और फिर उन फंक्शंस को हम कॉल करके जो हमें टास्क परफॉर्म करवाना है वो हम करवा सकते हैं विदाउट राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। मतलब बार बार हमें कोड नहीं लिखना है और हमें क्या करना है, हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर दें तो हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको करवाने हैं 2 नंबर को ऐड, ठीक है। अब 2 नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, आप यूजर कुछ भी पास कर सकता है इनपुट में 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपको 2 नंबर इनपुट लेने हैं यूज़र से एंड देन फिर उसका जो सम है वो आउटपुट करना है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे ए, उसके अंदर कुछ लेंगे इनपुट, जैसे कि 2 लिया हमने, फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे बी, उसके अंदर 5 लेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर हम कुछ असाइन कर देंगे, बेसिकली यूज़र का इनपुट आप इसको मान लीजिए अभी के लिए। और हम यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, console.log कर सकते हैं a + b। लेकिन आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और आप बार बार इसी कोड को रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप इसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, मतलब आप यूज़र का इनपुट लेंगे, एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, फिर दूसरा इनपुट लेंगे, उसको फिर से एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, फिर आप console log करेंगे या फिर डिस्प्ले करेंगे a + b हमारे ब्राउज़र में, ठीक है।
तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस का, जो बहुत ही क्लीन रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं हमारे कोड के। फंक्शंस को हम रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो हम देखते हैं फंक्शंस को हम कैसे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शंस को यूज़ करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, और कितने टाइप से हम फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, और आपको पता है जावास्क्रिप्ट में अभी तक हमने जो भी चीज़ें लिखी है, सब जो नाम होता है, कॉन्सेप्ट का नाम होता है, उसी नाम से हमारा जो सिंटेक्स है वो भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है या फिर जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस है, और हमें लिखने हैं फंक्शंस, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड है, अगर हमें कोई भी फंक्शन बनाना है तो हम सिंपली लिखेंगे फंक्शन, एंड हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे पैरेंथेसिस, इसको आप ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, मैं इसको ब्रैकेट्स बोलता हूँ, लोग इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, एंड देन यहाँ पर लगाएंगे हम कर्ली ब्रेसेस। लेकिन आपने फंक्शन तो लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दिया, लेकिन आपको फंक्शन का नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे कि हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, उसी तरीके से हमें किसी फंक्शन का नाम भी देना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम अभी के लिए हम दे देते हैं ऐड। मान लीजिए हमें 2 नंबर को ऐड करवाना है, ठीक है, या फिर ऐड अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करने का करते हैं, ठीक है। तो हमें मान लीजिए कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसोल लॉग कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं हैप्पी बर्थडे। अब देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग किया है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने प्रिंट दिया, ठीक है। मैंने ये पैरेंथेसिस लगाए क्योंकि फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ पास करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और उसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो इस फंक्शन का पार्ट होगा। इस फंक्शन के अंदर जो भी मैंने लिखा है उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। और अब फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन में इस फंक्शन का नाम लिखना है, एंड जो हमने पैरेंथेसिस लगाए थे उसको ऐसे लगा देना है। तो फंक्शन का नाम हमारा प्रिंट था और हमने पैरेंथेसिस लगा दिया। तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारा जो हैप्पी बर्थडे जो हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट किया था वो प्रिंट हो रहा है। अब आप बोल देंगे कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली कंसोल लॉग भी तो कर सकता था हैप्पी बर्थडे, लेकिन फंक्शन का मेन यूज यहाँ पर अब आएगा। मान लीजिए आपको किसी को पर्टिकुलर विश करना है, मतलब किसी के नाम के साथ आपको विश करना है, तो आपने यूजर से कुछ इनपुट लिया, उस इनपुट के बेसिस पे आपको हैप्पी बर्थडे जॉन या फिर XYZ जो भी किसी का नाम है वो यहाँ पर आप प्रिंट करना है या फिर दिखाना है यूज़र को, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते, फंक्शन में हम पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और वो एज अ पैरामीटर फंक्शन एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हमें लेना है यूज़र का नाम, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे यूज़र नेम इस पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पैरामीटर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो अब हमें इस यूज़र नेम को, यूज़र नेम एक वेरिएबल की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो अब यूज़र नेम में हमें कुछ पास करना पड़ेगा, तो हम जहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़र नेम लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया यश, ठीक है। तो अब इस यूज़र नेम को जो हमने यश पास किया है, इसको हम इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। देखिए अभी मैं कंसोल लॉग करता हूँ, सिंपली यूज़र नेम को कंसोल लॉग कर रहा हूँ अभी के लिए, फिर हम हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे उसको। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग किया यूज़र नेम को, तो देखिए जो मैंने यहाँ से पास किया था यश, वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ भी पास कर दूँ, जॉन पास कर दूँ, तो ये जो यूज़र नेम है बदल के जॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जो हम पास करते हैं वो तो होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स, जो एक्सेप्ट करता है फंक्शन वो होते हैं पैरामीटर्स। तो इसका जो पैरामीटर है वो है यूज़र नेम। इसमें आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, और एक फंक्शन मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर यूज़र नेम पास कर दिया, उसकी एज पास कर दी, या फिर उसकी बर्थ डेट भी पास कर सकते हैं आप। तो अब आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे इस फंक्शन के अंदर। जैसे कि अभी हमें एक्सेस करना है यूज़र नेम को और हैप्पी बर्थडे विश करना है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे हम हमारे टेम्पलेट लिटरल का। तो हम यूज़ करेंगे हमारी टिल्ट वाली सिंबल, ठीक है। इससे हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे हैप्पी बर्थडे लिख दिया। अब हमें वेरिएबल को एक्सेस करना है क्योंकि यूजर नेम हमारा एक वेरिएबल है। करते हैं डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे हमारा जो भी वेरिएबल है वो। तो हमने यहाँ पर यूजर नेम लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये विश कर रहा है हैप्पी बर्थडे जॉन। अगर जॉन की जगह मैं यहाँ पर यश पास कर दूँ तो ये यश भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए यूज़र की एज भी देनी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 21 लिख दूंगा। एंड जो हमने यहाँ पर हम एज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है, हमने पहले से यहाँ पे डिफाइन कर दिया ये एज, तो हमने यहाँ पर एज पास कर दी 21। और अब हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे, एक कॉमा लगा देते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं यू आर नाउ वट एवर एज इज़। सो यहाँ पर मैं एज को एक्सेस करने के लिए फिर से डॉलर सिंबल का यूज़ करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और एज को एक्सेस करूँगा, यू आर नाउ एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर 21 पास किया था, तो अब यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट कर पा रहे हैं हैप्पी बर्थडे
जो भी हमने यूज़र नेम पास किया यश, एंड यू आर नाउ 21 हमने यहाँ से पास किया देखिए, लेकिन हम इसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से अगर आपको रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखने हैं तो आप उसको फंक्शंस के अंदर लिखते हैं ताकि आप उसको बार बार यूज़ कर पाएँ। अब देखिए इस पूरे प्रोग्राम में आप अगर इस फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसमें एक नाम पास कीजिए, एक एज पास कीजिए, और आपका जो प्रोग्राम है वो आपको प्रिंट करके दे देगा, या फिर जो भी टास्क आपने उसके अंदर किया है वो परफॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। अगर लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़र नेम लिखा है एंड देन एज लिखी है, तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ से पास कर दिया इसको 21 पहले, एंड यहाँ पर आपने पास कर दिया इसको यूज़र नेम बाद में, ये जो हमने 21 पास किया इसको ये यूज़र नेम की तरह ट्रीट करेगा, और जो हमने यश पास किया है उसको ये एज की तरफ ट्रीट करेगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी वैल्यू का टाइप वगैरह नहीं देते हैं, तो इसीलिए ये क्या करेगा, जो ऑर्डर है आर्ग्यूमेंट्स का उसी ऑर्डर में चीज़ों को एक्सेस करेगा। जैसे कि 21 को अब ये यूज़र नेम की तरह ट्रीट कर रहा है, देखिए इसने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे 21 लिखा है एंड यू आर नाउ यश ईयर्स ओल्ड प्रिंट कर रहा है। तो इसीलिए हमें जो ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। जिस ऑर्डर में हमने पैरामीटर्स लिखे हैं हमारे फंक्शंस के, उसी ऑर्डर में हमें उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हमारे वो होते हैं जो हम पास करते हैं, और पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा यूजर नेम और एज एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, और हमने उसमें आर्ग्यूमेंट पास किए हमारा नाम और एज। तो हम इसको फिर से सही कर देते हैं यश, एंड देन यहाँ पर हम लिख देंगे हमारी जो एज है 21 वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब मान लीजिए आपको 2 नंबर्स को ऐड करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, ऐड, एंड उसमें हम पास कर देंगे 2 नंबर्स a, b। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। एंड यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे a प्लस बी को, एंड हम इस फंक्शन को अब कॉल करेंगे, और इस फंक्शन में हम पास कर देंगे 2,5। तो देखिए ये हमें यहाँ पर 7 प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमें छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने वो हम फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब फंक्शन में होता है एक रिटर्न कीवर्ड, मतलब फंक्शन में हम कुछ चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट बेसिकली हम फंक्शन से कुछ चीज़ें रिटर्न करते हैं। मतलब फंक्शन बेसिकली एक कुछ चीज़ें रिटर्न करता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, फंक्शन को रीयूजेबल कोड की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन से चीज़ें रिटर्न करवा लेते हैं, फिर हम उसको जो रिटर्न वैल्यू है उसको कैसे भी यूज़ करें हमारी मर्जी। जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ से सिर्फ a प्लस बी चाहिए इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग। मान लीजिए हमें जो a प्लस बी का रिजल्ट है उसको कंसोल लॉग नहीं करवाना है, हमें कुछ कहीं और यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन से उनको रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे रिटर्न कीवर्ड का, और यहाँ पर सिंपली लिख देंगे a प्लस बी। तो रिटर्न के बाद जो भी हम लिखते हैं फंक्शन में वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ से ये फंक्शन हमें क्या करेगा, a प्लस बी का सम रिटर्न करेगा। अब हम ऐड फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर भी कुछ भी कंसोल नहीं कराया है, और इस फंक्शन के बाहर भी कुछ कंसोल नहीं कराया है, तो कुछ भी लॉग नहीं होगा। और हमने फंक्शन को कॉल तो किया है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को अब कंसोल लॉग करना पड़ेगा ताकि हम इसका आउटपुट देख सकें जो ये रिटर्न कर रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर कंसोल लॉग किया, तो मुझे यहाँ पर जो इसका रिटर्न वैल्यू थी 7 वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब मान लीजिए मैं इस ऐड में कुछ भी पास कर दूं, तो ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बन गया मेरा फंक्शन। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी टाइप्स के फंक्शंस बना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, जो आपको टास्क परफॉर्म कराने। आपका जो कोड है उसको आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे फंक्शंस बना लीजिए ताकि आप उनको फिर से रीयूज़ भी कर पाएँ। तो इस तरीके से फंक्शन, एक तो हम फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं करें तो भी चलता है, और फंक्शन से कुछ रिटर्न करें तो भी चलता है। बेसिकली हम फंक्शन से रिटर्न करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब फंक्शन से आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, एक नंबर रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, और फंक्शन एक फंक्शन भी रिटर्न कर देता है, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मैं इसको अभी नहीं पढ़ाना चाहता, आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब मैं उसको थोड़ा सा डीप में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी रखी हुई है हायर ऑर्डर फंक्शंस की, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और आगे मैं इस सीरीज़ में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन को हमने डिफाइन किया फंक्शन कीवर्ड से यहाँ पर, बट जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन है, उसमें हम फंक्शन कीवर्ड के यूज़ करे बिना भी किसी फंक्शन को लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो ऐड का फंक्शन बनाया, इसी को हम हमारे विदाउट यूजिंग फंक्शन कीवर्ड भी लिख के देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर एरो फंक्शंस। तो जो ये सिंटेक्स है हमारे फंक्शन लिखने का, इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं जिनको हम फंक्शन कीवर्ड से लिखते हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो एरो फंक्शंस में एक्सेसिबल नहीं होती है, वो
हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एरो फंक्शंस का सिंटेक्स। तो एरो फंक्शंस बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि वेरिएबल मतलब हमारा फंक्शन का नाम आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखा था। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्ट ऐड नाम का, ठीक है। एंड उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे पैरेंथेसिस लगाएंगे, और हमने अभी ए और बी को इनपुट में लिया था, तो हम ए और बी लिखेंगे एज अ पैरामीटर। एंड हम यहाँ पर लगा देंगे ये इक्वल्स टू, एंड देन ये एरो वाला साइन हमारा, तो ये एरो बन जाएगा इसको, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरो फंक्शंस। अब इसके अंदर आप फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाइए, और यहाँ से आपने जो भी रिटर्न करा था पहले, या फिर कंसोल लॉग किया था, जो भी किया था वो आप कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए, फिर से हमने इसको कमेंट कर दिया, फिर भी हमारा जो ऐड फंक्शन है सेम टू सेम हम उसी तरीके से इसको कॉल कर रहे हैं, एंड ये अच्छे से चल रहा है। हमें जो आउटपुट मिल रहा था चाहिए 7, वो हमें मिल रहा है। एरो फंक्शंस का एक और फायदा है कि मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वो वन लाइनर फंक्शन है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको उसमें से रिटर्न करनी है, और एक ही लाइन में जो आपका ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको उसको वन लाइन में लिखना है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है वन लाइन में लिखने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो कर्ली ब्रेसेस है उनको हम हटा देंगे, एंड जो ये रिटर्न कीवर्ड है इसको भी हटा देंगे, एंड a प्लस बी को हम ले जाएंगे जस्ट एरो के बाद, जो भी हमें रिटर्न करना है वो। तो ये बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेता है कि इस एरो के बाद जो भी है, अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो वो उसको एज अ रिटर्न स्टेटमेंट ट्रीट करता है, और ये जो a प्लस बी का रिजल्ट है वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो देखिए फिर भी हमें 7 प्रिंट हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे एरो फंक्शंस, और ये होते हैं हमारे नॉर्मल फंक्शंस। अब फंक्शंस में और भी बहुत सारी कई चीज़ें होती है, जैसे कि दिस कीवर्ड होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले और एक और छोटा सा डिफरेंस आपको मैं एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शन में बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अब यहाँ पर फंक्शन ऐड 2 हो गए, तो इसलिए हमें एरर देगा। इसको मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट लिख देता हूँ, और इसको हम कर देंगे a माइनस बी इंस्टेड ऑफ a प्लस बी। तो ये वाला फंक्शन हमारा ऐड कर रहा है, ये एरो फंक्शन है, एंड ये नॉर्मल फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो अभी ये सबट्रैक्ट करेगा, ये ऐड करेगा। जो हमारा मेन डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस में वो ये है कि जैसे कि मैं मान लीजिए इस सबट्रैक्ट वाले फंक्शन को यहाँ पर ऊपर एक्सेस करना चाहूँ, मतलब जहाँ पर मैंने उसको डिफाइन किया है उसके पहले अगर एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबट्रैक्ट लिखूंगा, और यहाँ पर 2 नंबर पास कर दूंगा, 4,2 पास कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो सबट्रैक्ट वाला फंक्शन है, मैं इसको इसके डिफाइन करने के ऊपर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं एरो फंक्शन लिखूंगा, एरो फंक्शन मैंने ऐड करा है, अब मैंने कंसोल लॉग किया है 2,5 को ऐड करना, तो ये 7 यहाँ पर आउटपुट दे रहा है मुझे। अगर मैं कंसोल लॉग को इस एरो फंक्शन जहाँ पर हमने डिफाइन किया उसके पहले लिख दूँ, तो देखिए ये मुझे एरर देगा, अनकोट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो एरो फंक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, हम इसे फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एंड उसको एक वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हम किसी भी वेरिएबल को उसके डिफाइन करने के पहले एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर उसके पहले हम डिफाइन करेंगे तो वो एक अनडिफाइन होगा, है ना। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये लाइन बाय लाइन चलता है। तो सबसे पहले ये इस लाइन में आएगा, कंसोल लॉग करेगा ऐड 2,5। अब ये सर्च करेगा कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है क्या, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं ऐड नाम का फंक्शन, क्योंकि ऐड तो एक वेरिएबल हमने बना रखा है यहाँ पर, है ना, और वेरिएबल में एक फंक्शन असाइन कर रखा है। तो इसीलिए हम इस एरो फंक्शन को इसके इनिशियलाइजेशन से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड से लिख रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा हमारी मेमोरी में, आप इसको अभी के लिए समझ लीजिए, जब मैं आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको अच्छे से कि ये कैसे मेमोरी में चलता है। तो मेमोरी में क्या होता है, सबसे पहले जो भी फंक्शंस हमने लिखे होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो आपको मैंने बताया लाइन बाय लाइन चलता है हमारा कोड, बट द थिंग इज़ कि अगर हमने हमारे प्रोग्राम में फंक्शंस लिखे तो वो क्या होते हैं, हमारी मेमोरी में अलग से जाके सेव हो जाते हैं। मतलब जो ये फंक्शन है इतना, ये हमारी मेमोरी में सबसे पहले चलेगा। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम आएगा और ढूंढेगा कोई फंक्शन तो नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो क्या करेगा, इस फंक्शन को उठाएगा और उस मेमोरी में डाल देगा, ठीक है। मतलब फंक्शन कॉल स्टैक में जो भी है वो उसके अंदर डाल देगा। फिर ये पढ़ेगा नेक्स्ट लाइन, पहले तो इसने फंक्शन को डाल रखा है ऑलरेडी वहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉग करेगा सबट्रैक्ट 4,2। अब उसका पहले से मेमोरी में पड़ा हुआ है सबट्रैक्ट, तो वो सिंपली क्या करेगा, उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने फंक्शन से को डिफाइन नहीं किया है, हमने इसको एरो फंक्शन यूज़ किया है, और हमने उस फंक्शन को एक वेरिएबल में इनिशियलाइज किया। वेरिएबल्स पहले इनिशियलाइज तो हो जाते हैं, बट उनको वो जो वैल्यू है उनके अंदर वो असाइनमेंट नहीं होता है ना, असाइनमेंट बाद में होता है। तो ऐड भी हमारा जो है वो पहले मेमोरी में तो डल जाएगा, बट एज एन अनडिफाइंड डलेगा, ठीक है। फिर बाद में उसमें जो वैल्यू है जो कि एक फंक्शन है एरो फंक्शन, वो डलेगा। तो इस तरीके से जब हम इसे पहले एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक एक मेन डिफरेंस है। और एक और दिस कीवर्ड का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको जब दिस कीवर्ड पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने सबसे पहले देखा स्ट्रिंग्स, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को हमने और डीप में समझा। फिर हमने देखे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। फिर हमने देखे हमारे लूप्स एंड देन हमने देखे फंक्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी, स्विच केसेस भी हमने देखे इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी आगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें अभी तक इस वीडियो तक हमने देख ली है। ये वीडियो बहुत बड़ी है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, इसीलिए मैं इसको एक ही वीडियो करना चाहता था ताकि आगे से मैं सिर्फ प्रोजेक्ट बना पाऊँ और मेरी वीडियोस को और इंगेजिंग बना पाऊँ। इसीलिए अब अगली वीडियो से हम बनाएंगे डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स। और अभी के लिए जो हमारे बेसिक्स से जावास्क्रिप्ट के वो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिए। अब इन्हीं बेसिक्स को यूज़ करके हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो भी सिंटेक्स, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उनमें ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये सब यूज़ आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आपने एक बार देखी और आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार और देख सकते हैं और मेरे साथ कोड कर करके देख सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।